Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita presenting here again with another important topic that is relating to Hindu Marriage Act's Objective Test. देखिए लास्ट जो हमारी क्लास थी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रिगार्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो आप वो जाकर सुन लीजिए। और मैंने जो क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे 60 तक, आज रिमेनिंग को हम कवर करेंगे। आई होप आपने उसको अच्छे से किया होगा कवर। आज के लेक्चर के बाद मैं जो है ये जो फाइल है इसकी साथ के साथ अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको ये चाहिए क्वेश्चन पेपर तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप जो एग्जाम में अपना जो पेपर है अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मान लीजिए ये क्वेश्चंस आपको कुछ डाउट्स इनमें हैं तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं जितना भी हो सकता है उतना डिटेल में ही इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करवा रही हूँ। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ग्राउंड ऑफ बैडनेस और स्टेरिलिटी। और बैडनेस क्या होता है? जिसे कहते हैं ना कि बांझ है या जिसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता ना हो, तो कहते हैं कि मैरिज कैन बी वॉइडेबल। क्या वॉइड हो सकती है? वॉइडेबल हो सकती है, वॉइड हो सकती है, बोथ ए एंड बी दोनों हो सकती है, नीदर ए एंड बी कोई भी नहीं हो। देखिए सबसे पहली चीज, बांझ होना, बच्चा पैदा नहीं कर पाना, ये किसी की खुद की फॉल्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, खुद की गलती नहीं है, वो परमात्मा की देन है। किसी के अंदर कुछ कमियां हैं और तो ये किसी प्रकार का ग्राउंड नहीं हो सकता। अगर ये किसी भी प्रकार का ग्राउंड होता तो अब तक आधे से ज्यादा केसेस इस बात पर भी हुए होते कि हमारी वाइफ जो है, मेरी पत्नी जो है वो माँ नहीं बन सकती, हम बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहते, हमें डाइवोर्स चाहिए। डिग्री को आप वॉइडेबल डिक्लेयर कीजिए, वॉइड डिक्लेयर कीजिए। ना तो आप वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो ना वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हो, और आपको डाइवोर्स भी उस ग्राउंड पर नहीं मिल सकता। द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाइदर ए नॉर बी। अगला है मैरिज इज वॉइडेबल इन केसेस ऑफ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस होता है जिसे आप कहते हो ना कि मर्दाना ताकत जिसके अंदर ना हो, सेक्सुअल पावर ना हो। इम्पोर्टेंस कौन से हिसाब का होना चाहिए? क्वाड हंक होना चाहिए, क्वाड हैंक होना चाहिए, आइदर ए और बी, आइदर ए ओनली ए नॉट बी। देखिए सबसे पहली चीज, क्वाड हैंक क्या होता है? हैंक का मतलब होता है वुमेन यानी कि फीमेल, और हंक का मतलब होता है मेल। क्वाड हंक इज वेयर, वो कब माना जाएगा? समवन इज नॉट एबल टू हैव सेक्स विद द पर्टिकुलर वुमन। किसी एक विशेष औरत के साथ, किसी वुमन के साथ सेक्स ना कर पाए, वो होता है क्वाड हैंक। क्वाड हंक क्या होता है? जहां पर नॉट एबल टू हैव सेक्स विद अ पार्टिकुलर मैन, किसी आदमी के साथ सेक्स ना कर पाए। हैंक मीन फीमेल, हंक मीन मेल। सबसे पहली चीज, हिंदू मैरिज एक्ट जो है सेम सेक्स के मैरिज को अलाउ नहीं करता। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है जो सेम सेक्स की बात कर रहा हो। या जब भी बात आती है हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, वहां पर अभी हो सकता है धीरे धीरे इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, कोई अमेंडमेंट हो जाए, लेकिन मौजूदा टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। तो इंपॉर्टेंस उसको बोला जाएगा जिसमें हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल लाइफ एंजॉय ना कर पाए। तो ये जो इंपॉर्टेंसी यहाँ पर होगी, ये क्वाड हंक जो है ये इंपॉर्टेंसी मानी जाएगी। द राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वाड हंक। अब जैसे ये डी ऑप्शन था ओनली ए नॉट बी, जब ओनली ए का ऑप्शन ही सही नहीं है तो इसको हम सही नहीं करेंगे। A marriage wherein consent of a party of the solemnization of marriage obtained by force or fraud। अगर force और fraud से अगर कोई मैरिज सोलमनाइज हुई है तो वो क्या होगा? अगर आपने डिटेल में मेरा लेक्चर सुना होगा, उसमें मैंने वॉइडेबल मैरिज के रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर करवाया था। मैंने बताया था उसमें कि वॉइडेबल मैरिज जो है सेक्शन 12 में दिया है, उस सेक्शन 12 के जो क्लोज फर्स्ट है, उस क्लोज फर्स्ट के सी पार्ट में जो है फ्रॉड और फोर्स दिया हुआ है, उस मैरिज को वॉइडेबल बोला जाता है। तो ये जो है वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 17 किसकी पनिशमेंट की बात कर रहा है? सेक्शन 17 पनिशमेंट की बात कर रहा है बाइगेमी की, चाइल्ड मैरिज की, वॉइडेबल मैरिज की, या ऑल ऑफ द अबव की। सबसे पहली बात, चाइल्ड मैरिज की कोई पनिशमेंट का प्रोविजन जो है वो सेक्शन 17 में नहीं है, वो सेक्शन 18 में है। वॉइडेबल मैरिज के रिगार्डिंग कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी बच जाता है। डिग्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन केसेस ऑफ वॉइडेबल मैरिज अन्नुल्स द मैरिज। जो डिग्री होती है नलिटी ऑफ मैरिज की, अगर वॉइडेबल मैरिज में पास की जाती है तो क्या करती है? अन्नल्स द मैरिज। मैरिज को कब से वो अन्नल मानी जाएगी, कब से मैरिज को आप अन्नल डिक्लेयर करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, डेट ऑफ डिक्री से अन्नल मानी जाएगी। फ्रॉम द डेट ऑफ पेटिशन, डेट ऑफ पेटिशन से अन्नल मानी जाएगी। फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ मैरिज से अन्नल मानी जाएगी। एज डेट एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, या वो डेट जिसमें कोर्ट डायरेक्ट करता है। तो किस तरीके से आप इसे अन्नल डिक्लेयर करोगे?
आपके अकॉर्डिंग इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए? नॉर्मली देखिए क्या होता है, आज मान लो मैरिज हो गई है, फ्रॉड के बेस पे हुई है, या मान लो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी पहले से ही, उस बेस पे हुई है। आज से आप मैरिज को कैसे कोर्ट में आप जो है उसकी डिक्लेयर करवा सकते हो? जिस दिन आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करोगे उसी दिन से ही ये माना जाएगा कि वो मैरिज जो है वो एक तरीके से कोर्ट में पहुंचेगी, और जिस दिन आपने पिटीशन फाइल की उस दिन से ही वो ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि वो जो मैरिज है वो अनल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। जिस दिन शादी हुई थी तभी से ही उसको डेट ऑफ मैरिज से ही क्या मान लिया जाएगा, उसे अनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैरिज का मामला है, इस मामले में डेट ऑफ द मैरिज ही हो जाएगा। देखिए अगर आप नॉर्मल सेंस में समझते हैं ना, तो अगर आप सेक्शन 12 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 12 आपको क्या बात कर रहा है, बेयर लैंग्वेज आपको क्या बताता है? सेक्शन 12 बताता है एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट, चाहे वो शादी जो है इस एक्ट के आने से पहले हो या बाद में हो, शेल बी वॉइडेबल मानी जाएगी। एनी मैरिज यानी कि जिस टाइम से वो मैरिज हुई थी, सोलमनाइज की बात आ रही है, तो जो मैरिज जिस टाइम हुई उसी टाइम से उसको डेट ऑफ मैरिज से ही उसको क्या माना जाएगा, अनल माना जाएगा। सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या बात करता है? सेक्शन 16 बात करता है कन्फर्स लेजिटिमेसी ऑन द चिल्ड्रन। किस प्रकार की लेजिटिमेसी की बात करता है? वॉइड मैरिज की बात कर रहा है, वॉइडेबल की बात कर रहा है कि जो वॉइड मैरिज से बच्चे हैं उनकी लेजिटिमेसी की बात कर रहा है, वॉइडेबल मैरिज से बच्चे हुए हैं उनकी बात कर रहा है, वैलिड मैरिज से बात कर रहा है, या दोनों से कर रहा है? देखिए वैलिड मैरिज में तो कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं होता, वैसे लेजिटिमेट होते हैं, तो वॉइडेबल और वॉइड दोनों की बात कर रहा है, तो द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। किस चीज की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है? चाइल्ड मैरिज की भी बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18, बिटवीन स्पिंदा रिलेशन की मैरिज की भी बात करता है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करता है, तो क्या आएगा राइट ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव। ये बेयर लैंग्वेज है, डायरेक्ट ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट फॉर चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के लिए क्या है? सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की सजा है कि सिर्फ जेल काटनी है, फाइन देना है, या फाइन और जेल और दोनों देनी है, या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों? अगर आप सेक्शन 18 को ध्यान से पढ़ते हो उसमें तो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, फाइन भी दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन राइट होगा। 69 क्वेश्चन कहता है पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर चाइल्ड मैरिज अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज में एक्सटेंड्स अप टू चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग जो है वो पनिशमेंट का प्रोविजन जो है कितने टाइम तक का है? क्या वो प्रोविजन जो है 15 डेज तक का दिया हुआ है, या वो 30 डेज तक का दिया हुआ है, या 60 डेज तक का दिया हुआ है, या वो कितने टाइम तक का दिया हुआ है? 90 डेज तक का। तो कितने तक एक्सटेंड हो सकता है सेक्शन 18 में चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखते हो सेक्शन 2 का ये क्लोज निकाल लीजिए, आपने बेरक निकाल लीजिए। पहले पुराने टाइम में क्या था, ये क्वेश्चन जो है काफी पुराना उठाया हुआ है, 15 डेज का ऑप्शन दिया हुआ है, 30, और मौजूदा टाइम में क्या है? ऑप्शन एक ऑप्शन और लिख लीजिए आप यहाँ पर, एक ऑप्शन और लिखवा देती हूं मैं आपको, ई। ई ऑप्शन है 2 years। ये पुराने हैं ऑप्शन, तो हमारा एक ऑप्शन और आ गया 2 years। तो हमारा ये जो क्या है कि 1976 के अमेंडमेंट से पहले जो था ये पनिशमेंट का जो प्रोविजन था वो 15 तक ही था। ये 1976 का प्रोविजन है, 2007 के अमेंडमेंट के बाद जो है इसको 2 years कर दिया गया था। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 18 के हिसाब से 2 years। तो यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, तो 2 years इज द राइट ऑप्शन। अगला है फाइन प्रिस्क्राइब किया गया सेक्शन 18 में चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग। ये भी पुराना है क्वेश्चन उठाया हुआ, तो इसमें भी मैं करेक्शन करती हूँ। यहाँ पर यहाँ एक और पॉइंट डाल देती हूँ मैं, ई। वैसे भी हरियाणा जुडिशरी में 5 ऑप्शन आते हैं। ई पॉइंट क्या कह रहा है, कितने तक की सजा का प्रोविजन है? 1 लाख, 1 लाख की प्रोविजन भी डाला हुआ है। तो द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। द राइट ऑप्शन इज 1 लाख। अगला क्वेश्चन पनिशमेंट प्रिस्क्राइब सेक्शन जो सुपिंदा रिलेशनशिप के लिए क्या क्या पनिशमेंट प्रोवाइड की गई? इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ।
तो दोनों ही चीजें इसमें प्रोवाइड की गई है, सेम ही है, तो ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि पीरियड फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैरिज बिटवीन टू, स्पिंदा के साथ अगर कोई शादी का रिलेशन हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसमें कितने तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है। तो अगर आप बेरक देखते हो तो उसमें 1 मंथ की पनिशमेंट तक जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। फाइन क्या प्रिस्क्राइब किया गया, फाइन जो इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज तक फाइन जो है दिया जा सकता है। फिर है 74 क्वेश्चन क्या कहता है, पटिशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर, कहाँ प्रेजेंट की जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का उसका बी कहता भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिफाइन भी करता है। टू कंस्टिट्यूट फ्रॉड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज, द टाइम विच इज रेलेवेंट, क्या टाइम रेलेवेंट होगा कि अगर फ्रॉड हुआ है तो कब फ्रॉड माना जाएगा। When the parties consent to solemnize the marriage, जब पार्टीज ने कंसेंट दी थी सोलमनाइज करने के लिए मैरिज के लिए, वो फ्रॉड माना जाएगा। या when the marriage is solemnized, जब शादी हो गई तब से, तो क्या ऑप्शन सही होगा, जहां जब शादी हो गई। देखिए पहले आपने कुछ रिलेशन बनाने के बाद ये बात कही कि हमारा बेटा जो है जज लगा हुआ है, और उसके बाद आपने शादी नहीं की तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस फ्रॉड का, लेकिन जहां आपने शादी कर ली है तो उसके बाद वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। चिल्ड्रन ऑफ अनल्ड वॉइडेबल मैरिज, वॉइड मैरिज के तहत जो बच्चे हैं उनको क्या क्या राइट्स होते हैं। हेयर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता, पेरेंट्स मीन माता पिता के उत्तराधिकारी होंगे, एंड टू नन एल्स, किसी और के नहीं। हेयर्स ऑफ देयर पेरेंट्स एज वेल एज टू अदर्स इन द फैमिली मेंबर्स, क्या दूसरे के भी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके भी किसी प्रॉपर्टी का कोई अधिकार होगा, उन्हें नहीं। नीदर द हेयर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, क्या वो अपने पिता के ही या माता पिता के ही प्रॉपर्टी के अधिकारी नहीं होंगे, उत्तराधिकारी नहीं होंगे। द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हेयर्स ऑफ द पेरेंट्स अलोंग एंड नन ऑफ एल्स, किसी दूसरे के नहीं। A child of void marriage is, जो void marriage का जो बच्चा होता है, entitled to an interest in which his father is co-partner, क्या उसमें भी उसका एंटाइटलमेंट होगा जहां पर उसका फादर जो है को पार्टनर होता है। फिर कह रहा है नॉट एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट इन विच हिज फादर इज ए को, उसमें कोई प्रॉपर्टी में उसका अधिकार नहीं होगा जहां पर उसके फादर को पार्टनर होते हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन विच हिज फादर इज ए को पार्टनर, उसके फादर जो है को पार्टनर होंगे। एंटाइटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज डिस्क्रिशनरी, जो एंटाइटलमेंट है उसका वो सिर्फ कोर्ट के ऊपर ही है। अगर आप देखते हैं ना 3rd क्लॉज में, एक बार पढ़ा देती हूँ सेक्शन 16 का, वो निकाल लीजिए बेयर एक्ट। Nothing contained in subsection 1 or 2 shall be construed as conferring upon any child of a marriage which is null and void or which is annulled by a decree of nullity under section 12. Any right in or to the property of any person other than the parents, कि उसको कोई भी जो rights है वो नहीं मिलेगा other than the parents in any case where for the passing of this act such child would have been incapable of possessing or acquiring any such right by reason of the legitimate। कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के अलावा ऐसा कोई जो राइट है जो उसको नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसे राइट्स नहीं मिलेंगे। दोबारा से समझा देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है। तो कह रहा है कि सेक्शन 16 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है सक्सेशन और इनहेरिटेंस की। नथिंग कंटेन, सब सेक्शन 1 और 2 में कुछ भी होते हुए ये किसी बच्चे की मैरिज से अगर ये नहीं माना जाएगा कि जो बच्चा है उसके पेरेंट्स की जो मैरिज नल एंड वॉइड हो चुकी है और विच इज एनल्ड बाय डिक्री हो गई है, तो कह रहे हैं एनी राइट इन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पेरेंट्स, पेरेंट्स के अलावा किसी और का जो राइट्स है इन एनी केस वेयर, जहां पर पेरेंट्स के अलावा जो है उनको कोई राइट्स अराइज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि पेरेंट्स से जो राइट्स उसको मिल रहे हैं वही राइट्स उन्हें मिलेंगे। तो पेरेंट्स के राइट की वो बात करता है और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें पेरेंट्स के को जो अधिकार है वो नहीं मिल पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट इन विच इज फादर इज को-पार्टनर, उसके लिए एंटाइटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट इन विच इज फादर इज, उसके इंटरेस्ट के लिए वो एंटाइटल होगा जिसमें उसके फादर का कोई हिस्सा होगा। तो जो फादर को कल को जो प्रॉपर्टी आनी है तो वो प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा उसमें दिया जाएगा। तो ये बात जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द मैरिज कैन बी अनल्ड, किन मामले में मैरिज को अनल्ड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इफ देयर इज ए मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ सेरेमनी, की कोई मिस्टेक हो गई थी इन द माइंड ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की कोई सेरेमनी सही नहीं हुई। इफ देयर इज ए फ्रॉड प्लेड बाय द सेरेमनी, कोई फ्रॉड जो है किया गया। इज देयर ए मिस्टेकन आइडेंटिटी, और गलती से किसी ने जो है पहचान छुपा ली,
तो उस मामले में गलती से अगर कुछ पहचान छुपाई गई है कोई लापरवाही से, तो उसमें जो है अनल नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन है फ्रॉड हुआ है तब जो है मैरिज को अनल किया जा सकता है। इनकैपेसिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज विद इन द मीनिंग सेक्शन क्या होगा? आप मैरिज को कंज्यूमेट नहीं कर रहे, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप आपका नहीं बन रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे? फिजिकली कहोगे, मेंटली कहोगे, मानसिक तौर पर आप सेक्सुअल रिलेशन करने को तैयार नहीं हो या फिजिकली तैयार नहीं हो, तो ये जो सही जो आंसर आएगा वो आएगा कैन बी फिजिकल। फिजिकल हो सकता है, वो शारीरिक तौर पर जो सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इनकैपेसिटी टू कंज्यूमेट है ना, इंपोर्टेंसी की बात नहीं है, तो फिजिकली और मेंटली दोनों आएगा, क्योंकि जो मेंटल डिसऑर्डर की हम बात करते हैं वो भी इसी के अंदर आता है, जो सेक्शन 5 का क्लोज टू है, तो ये राइट ऑप्शन होगा। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? सेरेमनीज ऑफ मैरिज जो है सेक्शन 7 में है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट सेक्शन 9 में है, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में है, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट जो है ये है 19 में। तो द राइट ऑप्शन आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। डिक्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स अनेबल द एग्रीड स्पाउस को क्या कहता है? कंज्यूगल राइट्स की अगर डिक्री मिल जाती है तो क्या होगा? मेंटेनेंस मिल सकता है, सेक्शन 25 में वो मिल सकता है। मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट ये भी मिल सकता है, तो दोनों जो खर्चे हैं वो उनको मिल सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट इज रेमेडी हैविंग इट्स जेनरिस। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स कौन से लॉ से लिया गया था? मैंने जो डिटेल डिस्कशन जो करवाया उसमें मैंने बताया है ज्यूइश लॉ से, लॉ ऑफ ज्यू से आया है ये। रेमेडी ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स अवेलेबल है, क्या सिर्फ वाइफ को ये राइट मिला है, हस्बैंड को मिला है, या दोनों को? तो ये राइट्स दोनों को मिलता है। डिक्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स इन इंडिया कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय, किस तरीके से आप डिक्री एग्जीक्यूट करवा सकते हो? ये मैंने आपको डिटेल जो डिस्कशन था उसमें मैंने बताया भी था कि ऑर्डर 21 रूल 33 में जो है डिक्री एग्जीक्यूशन की बात होती है। तो यहाँ मैं लिख रही हूं ऑर्डर 21 रूल 33 ये डिक्री की बात करता है। दिस इज डील्ड विद डिक्री, तो ये डिक्री की बात कर रहा है, ठीक है। ये डिक्री की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है देखिए, सिविल लॉ के अंदर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकती है, इसके तहत अरेस्ट हो सकता है रिस्पोंडेंट का, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अरेस्ट भी हो सकता है, या अटैचमेंट होगा या अरेस्ट होगा। तो देखिए सिविल लॉ के तहत जो है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई अरेस्ट नहीं हो सकता। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूगल राइट्स कैन बी क्लेम्ड, कौन कब क्लेम किया जा सकता है? व्हेन देयर इज अ विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, वो सोसाइटी से अलग हो गया, सोसाइटी का मतलब मैरिज लाइफ से वो अलग हो गए। अदर विद एन एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज है उसके पास उस वजह, मान लो किसी के पास कारण है कि वो हस्बैंड बहुत मारता पीटता था, वो एक एक्सक्यूज है। फिर कह रहा है कि व्हेन देयर इज अ विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है उसके कारण, मान लो कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण के मायके जाके बैठ गए, या बिना कारण ही हस्बैंड ने उसे वाइफ को निकाल दिया है। When there is a withdrawal from the society of other without any absolute cause, कोई विशेष कारण नहीं है। बोथ बी एंड सी, बोथ बी और सी दोनों, तो दोनों वैसे अगर बेयर एक्ट में देखो तो सिर्फ ये जो है सी वाला ऑप्शन ही आएगा, तो जो राइट ऑप्शन जो है सी का ही आएगा। विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 9 का क्या मतलब है? विड्रॉल ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? मेयर रिफ्यूजल, सिर्फ सेक्सुअल लाइफ, वो सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना रही है उसके लिए मना कर रही है। टोटल रेपुटेशन ऑफ कोविड, या पूरी तरह से उसको छोड़ के चली गई है, हस्बैंड है तो वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ है तो हस्बैंड को, तो क्या आएगा? दोनों ऑप्शन राइट होंगे। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होगा उन दोनों के बीच में, वो भी क्या एक तरीके से रीजन है कि उसको निकाल दिया है। अगर किसी बीमारी की वजह से कोई इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो एक अलग मैटर है। प्री मैरिज अग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली, शादी से पहले हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि शादी के बाद जो हम अलग रहेंगे, क्या वो मैरिज वैलिड हो सकती है? वो मैरिज क्या है? वॉइडेबल होगी, क्योंकि वो मैरिज तो सेरेमनी से प्रॉपरली हुई थी, लेकिन वो वॉइडेबल है, उसे आप वॉइड कर डिक्लेयर कर सकते हो। एक सेकंड ये बात हो रहा है प्री मैरिज की। प्री मैरिज का मतलब है शादी से पहले आपने पहले एग्रीमेंट बना लिया, तो वो एग्रीमेंट फिर वो कि आप अलग रहोगे तो वो क्या होगा? शादी जो क्या होगी एक तरीके से वैलिड नहीं होगी, वॉइडेबल भी नहीं आएगी, वॉइड भी नहीं आएगी, वो क्या आएगी? इनवैलिड की कैटेगरी में आ जाएगी। इनवैलिड मैरिज होती है वो। पोस्ट मैरिज, जब मैरिज हो चुकी है उसके बाद आपने एग्रीमेंट कर लिया है कि आप साथ नहीं रहेंगे, फिर भी वो मैरिज क्या होगी फ्यूचर के अंदर? हालांकि वो मैरिज तो वैलिड है,
मैरिज तो वैलिड हुई है, लेकिन आपने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि हम जो है साथ में कुछ रिलेशन नहीं निभाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो मैरिज क्या होगी, वो वैलिड मानी जाएगी, जिसे आप जुडिशियल सेपरेशन कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेंस टू द पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। हस्बैंड के द्वारा कौन सा डिफेंस लिया जा सकता है? प्री मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली। क्या डिफेंस लिया जा सकता है कि हमने शादी से पहले एग्रीमेंट कर लिया था? ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता। पोस्ट मैरिज एग्रीमेंट हो गया कि हमने शादी के बाद ऐसा एग्रीमेंट किया कि हम साथ रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। प्री मैरिज एग्रीमेंट टू लिव इन द हाउस ऑफ वाइफ फादर, या कोई एग्रीमेंट किया कि हम वाइफ के जो साथ रहेंगे, तो क्या ये ग्राउंड ले सकता है? नन ऑफ द अबव, कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं ले सकता। ऑनेस्ट टू प्रूव अ रीजनेबल एक्सक्यूज, कि एक्सक्यूज है, एक कारण था कि सोसाइटी से विड्रॉल किया, ये किसके ऊपर प्रूफ होगा? जिस व्यक्ति ने सोसाइटी से विड्रॉल किया है, जिसने केस फाइल किया, पेटिशनर ने, उसके ऊपर प्रूफ होगा कि जो है वो सोसाइटी से विड्रॉल हुआ है। और जिस व्यक्ति ने विड्रॉ किया है सोसाइटी से, कि मैं अगर पेटिशनर हूं और मैं इल्जाम लगा रही हूँ कि मेरी वाइफ जो है वहां सोसाइटी से विड्रॉल कर लिया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किसके ऊपर होगा? जिसने सोसाइटी को विड्रॉन किया है, तो यानी कि रिस्पोंडेंट के ऊपर ही होगा। Which of the following amounts to reasonable excuse किसे कहेंगे आप? हस्बैंड इंसिस्टेंस दैट द वाइफ मस्ट लिव विद हिज पेरेंट्स। हस्बैंड जो है बार बार अपनी वाइफ को इंसिस्ट कर रहा है कि वो अपने उसके माता पिता के साथ रहे। परसिस्टेंस नेगिंग ऑफ वाइफ बाय हस्बैंड्स पेरेंट्स, बार बार वाइफ जो है लगातार हस्बैंड के पेरेंट्स को दुखी कर रही है। डोमिनियरिंग एंड डिक्टेटर कंडक्ट, किसी कोई वाइफ ये चाहती है कि उसी का ही राज चलना चाहिए, या हस्बैंड ये चाहते हैं कि उसी का राज चलना चाहिए, तो वो क्या है? रीजन है, रीजनेबल एक्सक्यूज है। तो ये क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। हिंदू मैरिज एक्ट जो है सेक्शन 10 में क्या प्रोवाइड करता है? सेपरेशन बाय एग्रीमेंट से सेपरेशन हो सकता है, जुडिशरी सेपरेशन हो सकता है, या दोनों सेपरेशन, एग्रीमेंट और जुडिशरी। तो राइट ऑप्शन है जुडिशियल सेपरेशन। डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन डिसॉल्व कर देती है मैरिज को, क्या उससे मैरिज टूट जाती है? नहीं टूटती। डज नॉट डिसॉल्व द मैरिज, मैरिज डिसॉल्व नहीं होती और अब रहती है, कायम रहती है। ए और बी में से दोनों हो सकता है, ओनली ए नॉट बी, तो ये बी वाला पार्ट सही है। ऑर्डिनरीली जुडिशियल सेपरेशन लीड्स थ्रू, जुडिशियल सेपरेशन ऑर्डिनरली क्या माना जाता है? अगर मान लो जुडिशियल सेपरेशन हो गया, उसके बाद आगे फर्दर क्या एक्शन ले सकते हो आप? डाइवोर्स ले सकते हो। डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन क्या होती है? जजमेंट इन रेम होती है, जजमेंट इन पर्सोनम होती है, आइदर ए और बी होता है, या ओनली बी एंड नॉट ए। क्या होता है? ये दोनों पार्टीज के बीच में होता है। देख लेते हैं पहले। जजमेंट इन रेम का मतलब होता है कि जो एक ऐसा प्रोनाउंसमेंट आया कोर्ट के द्वारा जो पूरे के पूरे क्या है? स्टेटस ऑफ ए पर्सन और थिंग बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस कर दिया गया, इनका स्टेटस जो है चेंज हो चुका है। जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब है कि जो सामान्य जो जजमेंट्स आए थे वो सिर्फ उन्हीं के ही, जिनके पार्टीज की अगेंस्ट अगर हो रहा था, उन पार्टियों के बीच में ही स्टेटस चेंज होता है। तो ये क्या आएगा? जजमेंट इन पर्सोनम आएगा कि दोनों पार्टीज के बीच में चेंज हुआ। अगर डाइवोर्स हो जाता तो जजमेंट इन रेम आ जाता। डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन कैन बी रिसाइंडेड बाय द पार्टी, अपने आप पार्टी उसको रिसाइंड कर सकती है, खत्म कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, नहीं कर सकती। कैन बी रिसाइंडेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा रिसाइंड किया जाएगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन लगाकर, या कैन बी रिसाइंडेड बाय द कोर्ट, या कोर्ट के द्वारा रिसाइंड किया जाएगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर, कि डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन से। तो क्या आंसर है? कोई भी पार्टी रिसाइंड करवा सकती है। आफ्टर द पासिंग ऑफ ए डिग्री और जुडिशियल सेपरेशन, कोहैबिटेशन जो है मैंडेटरी होता है? नहीं, मर्जी, नॉट ऑब्लिगेटरी होता है। दोनों की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो साथ में इकट्ठा रहें। पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन लाइज, कब जुडिशियल सेपरेशन दिया जाता है? इफ द मैरिज इज वैलिड, मैरिज क्या हो? वैलिड हो। जुडिशियल सेपरेशन, द पार्टीज कंटिन्यू पे हस्बैंड एंड वाइफ बट मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सस्पेंड। हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अभी तक, और उनके जो आपसी मैरिटल राइट्स थे वो सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। पार्टीज कंटिन्यू भी हस्बैंड वाइफ रहेंगे और मैरिटल राइट्स भी वहीं के वहीं रहेंगे, यानी कि अभी तक भी उन्हें साथ रहना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये पॉइंट क्या है यहाँ पर? रॉन्ग है। पार्टीज कंटिन्यू भी हस्बैंड वाइफ में सस्पेंड और मे नॉट भी, हो सकता है उनके रिलेशन साथ रहे या ना रहे, ये भी यहाँ पर नहीं आने वाला, ये भी क्या है? रॉन्ग है। फिर कह रहा है कि पार्टी सीज टू बी हस्बैंड वाइफ, अब हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, ये पॉइंट भी क्या है?
रॉन्ग है, इसको भी आप राइट ऑप्शन नहीं कह सकते। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पार्टीज कंटिन्यूटी हस्बैंड वाइफ रहते हैं बट मैरिटल रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 90 द ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन आर द सेम एज द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स सेम है। डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वायलेट क्या होता है, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ नेसेसरी सेरेमनी की बात करता है ये है ना, नॉन ऑब्जर्वेंस नेसेसरी जो आवश्यक थी, जैसे मान लो कोई वरमाला पहनानी थी, कोई ऐसा सेरेमनी हमने नहीं की लेकिन जो एसेंशियल सेरेमनी थी जैसे सप्तपदी लेना वो हमने करवा दिया तो वैलिड मैरिज हो जाएगी। इन फैमिली डिस्प्यूट द वर्ड कंसिलेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग द ओपोनेंट्स टू हार्मनी, दूसरी पार्टी को बैलेंस बनाना। विन अवर हॉस्पिटलिटी अवर हॉस्टिलिटी ऐसी कोई टर्म नहीं होती उसके अंदर। हॉस्पिटलिटी का मतलब है कि एक दूसरे से जीत की बात होना, या मेकिंग एफर्ट्स टू यूनाइट, या ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि दोनों व्यक्ति जो है आपस में एक दूसरे से संबंध बना लें। तो क्या किया जाता है, इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। अब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, जब फ्री कंसेंट नहीं है तो मैरिज को क्या बना देता है, सेक्शन 12 कहता है वॉइडेबल बना देता है। द हिंदू मैरिज और फैमिली इंस्टीट्यूशन किस पर बेस्ड है, हम पहले भी कर चुके हैं, पैट्रियार्कल सिस्टम पर बेस्ड है। फिर है डज टर्मिनेशन प्रेगनेंसी विदाउट द हस्बैंड, बिना हस्बैंड की कंसेंट के किसी ने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया, अबॉर्शन करवा दिया, तो क्या एक क्रूरटी माना जाएगा, ये है यस। ये विद्या विश्वनाथन वर्सेस कार्तिक बालकृष्ण के केस में बात कही गई थी। क्रूरटी कैन बी डिवाइडेड इनटू, क्रूरटी को किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, फिजिकल क्रूरटी और मेंटल क्रूरटी दोनों ही है। मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है, उसको आप हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप सुन लीजिएगा। इंटरनेशनल परमानेंट फॉरसेकिंग एंड अबेंडमेंट ऑफ, इंटेंशनल जानबूझकर परमानेंटली किसी को त्याग देना अपने स्पाउस को, विदाउट द दूसरे की इच्छा के विरुद्ध, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, उसे क्या कहते हैं, डेजर्शन कहते हैं। द सती कस्टम जो है उसको किसने अबोलिश किया था, विलियम बेंटिंग ने अबोलिश किया था 1828 में। द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल बना दिया गया था। सेक्स विद एन एनिमल इज नोन एज, एनिमल के सेक्स जो होता है बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है जानवर, बेस्टिलिटी, जो जानवर के साथ जो सेक्स होता है उसे बेस्टिलिटी बोलते हैं। हिंदू लॉ में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, कोडिफाइड लॉ और अनकोडिफाइड लॉ, मतलब जो लॉ बना दिया गया स्टैट्यूट हो गया है, जो अनकोडिफाइड जो कस्टमरी लॉ है, तो दोनों ही जो है हिंदू लॉ में अप्लीकेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, का स्कूल कौन सा है, मैंने आपको करवाया था, दोनों ही स्कूल है, मिताक्षरा और दाया भागा, बोथ ए एंड बी। A person who migrates from one part of India to another carries with his personal law, कहते हैं कि एक आदमी एक जगह दूसरी जगह जाता है तो क्या अपना पर्सनल लॉ साथ लेके जाता है, बिल्कुल सही बात है, हिंदू है वो जहां भी जाएगा हिंदू ही कहलाएगा। Which of the following statement is correct, कौन सी स्टेटमेंट सही है, हिंदू लॉ ओरिजिनली वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का ये परिणाम नहीं है, कानून के द्वारा ये नहीं बनाया गया। इज डिवाइन ओरिजिन, या ये देवीय तौर पर आया था। वॉज द रिजल्ट ऑफ लेजिस्लेशन, हिंदू लॉ क्या है, रिजल्ट ऑफ लेजिस्लेशन है। ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही इसमें शामिल होंगे। तो ये यहाँ पर मैंने पॉइंट्स दिया हुआ है रैशनल का। पर्सनल लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम, पर्सनल लॉ कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया, लेजिस्लेशन से आया, रिलीजियस टैक्स से आया। कहाँ से आया पर्सनल लॉ, रिलीजियस टैक्स से आया। तो ये तो था आज का हमारा कंसेप्ट जो हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम आपने ये वीडियो देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं तो आप जो पहले से ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बेयर एक्ट रिवीजन कीजिए, क्योंकि बेयर एक्ट की रिवीजन से ही आप प्रिलिमिनरी एग्जाम अच्छे से कवर कर पाओगे। और अगर आप, क्योंकि सारा का सारा लॉ जो है बेयर एक्ट में ही बेस्ड होता है, बेयर एक्ट के बिना कुछ नहीं है, तो बेयर एक्ट पे पूरा फोकस दीजिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, नेबरहुड का ध्यान रखिए। फार्मर एजिटेशन है, किसान आंदोलन हो रहा है, तो घर से बाहर कम जाइए। जहां दिल्ली जैसे एरिया में सिक्योरिटी पर्पज से या वैसे भी कई बार कम निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।